जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको माइंड मैप्स रिवीजन के लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, अगर आपने नोट्स बनाया है तो नोट्स जो है थोड़ा लेंदी होती है, ठीक है, रिवीजन करने में उसको प्रॉब्लम होती है। तो आप जो है छोटे छोटे माइंड मैप्स जो है बना सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप उसके लिए माइंड मैप्स बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे प्रेसिडेंट का टॉपिक हम उठाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 52 से 62 के बीच में आता है प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 53 में कहा गया है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा स्टेट का, और प्रेसिडेंट जो है वो पहला सिटीजन भी होता है। और प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कमांडर होता है जितने भी फोर्सेज हैं, यानी आर्मी, नेवी और एयर फोर्सेज का। आर्टिकल 54 और 55 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 58 में इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट है, और आर्टिकल 74 में है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो आप इस तरीके से माइंड में बना सकते हैं कि जैसे इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कंडक्ट करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। प्रेसिडेंट को दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है, जी हाँ बिल्कुल, और इनका जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाने का काम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो भारत के नागरिक होने चाहिए, और लोकसभा के मेंबर बनने के लिए ये क्वालिफाई करने चाहिए, और इनकी जो एज है वो 35 ईयर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कोई भी डिस्प्यूट होता है इलेक्शन को लेकर के, तो कहाँ पे सुनवाई होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ही केवल सुनवाई कर सकता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हाई कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता। तो ऐसे ही जो है आप जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं अपने नोट्स में से वो आप निकाल सकते हैं। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो कैसे होता है, तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब बात करें कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाता है, तो सेंटर और स्टेट इसमें दोनों के मेंबर शामिल होते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स होंगे, और जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली हैं उनके मेंबर इसमें शामिल होंगे। और कैसे मेंबर्स होंगे, तो वो इलेक्टेड ही होने चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते हैं। तो जो एमपी होते हैं, यानी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी जो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका जो वोट होगा वो इक्वल काउंट होगा, यानी लोकसभा के मेंबर्स का और राज्यसभा के मेंबर्स का जो वोट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, सेम होगी। वहीं जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, इनकी वोट की वैल्यू अलग होती है। और स्टेट के द्वारा तो इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया ही जाता है, साथ में 2 यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। ठीक है, तो ये 70th अमेंडमेंट के थ्रू जो है इसको ऐड किया गया था कि दिल्ली और पुडुचेरी भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेगी। और हर स्टेट की यहाँ पे डिफरेंट वोट वैल्यू होती है उनके पॉपुलेशन के हिसाब से। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ऐसी भी स्टेट असेंबली वोट कर सकती है जिसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, जो डिसॉल्व हो चुकी है असेंबली उसके द्वारा भी वोट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी प्रेसिडेंट की जो सीट है वो खाली नहीं होनी चाहिए। तो एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसॉल्व है, इसके लिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है उसको रोका नहीं जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आर्टिकल 123 में आता है ऑर्डिनेंस, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑर्डिनेंस पर भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में। तो तभी इनको इम्पीच किया जा सकता है अगर इन्होंने संविधान का वॉयलेशन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन किया है तभी। इसके अलावा ये रिज़ाइन कर सकते हैं किसको, वाइस प्रेसिडेंट को लेटर देके। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को लेटर देके ये रिज़ाइन कर सकते हैं। और जो इनका इम्पीचमेंट है वो कम से कम जो है 2/3 मेजोरिटी से, यानी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। और इम्पीचमेंट के पहले इनको 14 दिन पहले की एक प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी। और ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो किसी भी हाउस में शुरू किया सकता है, यानी लोकसभा में भी शुरू किया सकता है, राज्यसभा में भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन 14 दिन पहले की प्रायर नोटिस देनी पड़ती है, तभी इम्पीचमेंट का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स होते हैं उनको उठा के आप अपने एक तरह से माइंड मैप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे ये हरंग डायनेस्टी के बारे में है, हरंग वंश के बारे में, तो इनके पहले रूलर थे बिम्बिसार। 544 BC से 492 BC तक इनका रूल रहा। और बिम्बिसार ने अपना एम्पायर मैट्रिमोनियल अलायंस के थ्रू बढ़ाया। जो आसपास के राज्य थे और वहाँ पे जो राजा रहते थे तो उनकी लड़कियों से शादी करके जो है एक अलायंस स्थापित किया और अपना विस्तार किया बिम्बिसार ने। ठीक है, तो जैसे कोसला के प्रिंसेस और लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी किया, और जो अवंती के एक राजा थे प्रद्योत, इनके साथ अच्छा संबंध जो है बना के रखा। और एक बार इनको जॉन्डिस हो गया था तो इसलिए एक फिजिशियन जो है भेजा गया इनके द्वारा, जीविका नाम का। उसके अलावा बिम्बिसार ने जो है भगवान बुद्ध को भी गिफ्ट दिया था, वेणु बना बैम्बू गार्डन जो है गिफ्ट में दिया गया था। और अकॉर्डिंग टू महावंशा ये कहा जाता है कि बिम्बिसार ने 52 ईयर्स जो है वो रूल किया, और बाद में बिम्बिसार की हत्या इन्हीं के बेटे अजातशत्रु के द्वारा कर दी गई। तो अब बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। देखिए, अजातशत्रु को कुनिका नाम से भी जानते हैं, और अजातशत्रु ने पॉलिसी ऑफ कॉन्क्वेस्ट अपनाया। और जो कोसला के राजा थे प्रसेनजीत, इसके अगेंस्ट जो है इन्होंने वॉर छेड़ दिया, और साथ ही साथ इन्होंने लिच्छवी को हराया। ठीक है, लिच्छवी को, जो वैशाली के रहने वाले थे लिच्छवीज, इसको भी डिफीट किया। और कई वेपन्स भी बनाए, जैसे रथ मुसला और
महाशील कंटका। रथमुसला आपने देखा होगा बाहुबली मूवी में, जो भल्लाल देव एक गाड़ी चलाता है और आगे उसके ब्लेड्स लगे होते हैं, वो रथमुसला था। और बाहुबली जो पत्थर फेंकने के लिए वो मशीन यूज़ कर रहा था, वही था महाशील कंटिका। तो रथमुसला और महाशील कंटिका जैसे वेपन भी इसी के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा इन्वेंट किए गए। और अजातशत्रु जो है भगवान बुद्ध से मिला था, इसका जो उल्लेख है वो भरूच के स्क्रप्चर्स में हमको मिलता है। अजातशत्रु पहले जैनिज्म को फॉलो करता था, फिर बाद में बुद्धिज्म को फॉलो करने लगा। और 483 BC में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल जो है अजातशत्रु के टाइम पीरियड पे हुई, सतपर्णी केव्स में, राजगृह में। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया महाकश्यपा ने। उसके बाद अजातशत्रु का लड़का था उद्दाइन, वो किंग बना। और उद्दाइन ने क्या किया कि अपना जो कैपिटल था वो राजगिरी से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। इसको पाटलिपुत्र का फाउंडर भी कहा जाता है। और उद्दाइन का दूसरा नाम उदयभद्र भी है। उसके बाद हर्यंक वंश का जो लास्ट रूलर था वो था नागदशक, और शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी और शिशुनाग वंश की स्थापना की। देखिए शिशुनाग डायनेस्टी, तो शिशुनाग वंश की स्थापना की गई शिशुनाग के द्वारा। और इसके पहले ये काशी के वाइसरॉय थे, बनारस के ये वाइसरॉय थे। और शिशुनाग ने क्या किया कि अवंती को कैप्चर कर दिया, और जो 100 साल से दुश्मनी चली आ रही थी अब उसका अंत हो गया। जो अवंती थी वो मगध में ही शामिल हो गई। इसके अलावा शिशुनाग ने अपना जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र से, कहाँ, वैशाली में। शिशुनाग के बाद इनके लड़के आए काला अशोक, और इसको काकावर्ण के नाम से भी जानते हैं। और काकावर्ण ने अपनी जो कैपिटल है वो फिर से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया। और काला अशोक के टाइम में ही सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वैशाली में 383 BC में, और इसको प्रिसाइड किया सबक अमीर ने। और बाद में काला अशोक की हत्या कर दी गई महापद्मा नंद के द्वारा, और नंदा डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद नेक्स्ट है बैटल ऑफ बक्सर। तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ बैटल ऑफ बक्सर। अगर इसके बैकग्राउंड की बात करें तो देखिए प्लासी में हारने के बाद सिराजुद्दौला को जो है गद्दी से हटा दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो मीर जाफ़र था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का पपेट नवाब बन जाता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि बेचारा जो है डिमांड पूरी नहीं कर पाता है। तो उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसको भी हटा देती है, फिर नया नवाब बनाती है मीर कासिम को। मीर कासिम जब बनते हैं नवाब तो वो क्या करते हैं कि अपना कैपिटल जो है वो शिफ्ट कर देते हैं मुर्शिदाबाद से कलकत्ता। उसके बाद फिर शिफ्ट कर देते हैं मुंगेर। वो चाहते थे कि जितना दूर हम रहें ब्रिटिशर से उतना अच्छा है, ठीक है। तो 1762 में जो है मुंगेर की कैपिटल हो जाती है, और ये डिक्लेयर कर देते हैं कि हम जो है अब इंडिपेंडेंट रूलर हैं। और इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो दस्तक का मिसयूज़ कर रही थी। दस्तक क्या है, तो ये ट्रेडिंग पास हुआ करता था, ठीक है। तो इसका जो है मिसयूज़ कर रही थी। तो मीर कासिम क्या करता है कि इक्वलिटी लाने के लिए, इंडियंस को थोड़ा फ़ायदा देने के लिए वो कहता है कि कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट जो है अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो ड्यूटी लगाई जाती थी वो कासिम ने जो है अबॉलिश कर दी। अब इसी की वजह से क्या होता है कि अंग्रेज़ जो है गुस्सा जाते हैं, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर होती है। तो मीर कासिम, नवाब अवध के नवाब सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड, ये जो है एक पार्टी में रहते हैं, और ये मिल के प्लान बनाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से लीड कर रहे होते हैं हेक्टर मुनरो, ठीक है। और यहाँ पे बक्सर में जो है 1764 22 अक्टूबर के दिन ये युद्ध होता है, और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और इसमें कहा जाता है कि जो सुजाउद्दौला हैं वो इलाहाबाद और कारा का जो एरिया है वो शाह आलम को दे देंगे, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को फाइन पे करेंगे 50 लाख का, क्योंकि इस वॉर के वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा कहा था कि जो शाह आलम सेकंड है उनको बिहार और उड़ीसा का जो एरिया है वो देना पड़ेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, और साथ ही साथ एक फरमान जारी करना पड़ेगा जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी राइट दी जाएगी। दीवानी राइट का मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट दी जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इसके अलावा 53 लाख रुपए हर साल दिए जाएंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक तरह से इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए 53 लाख रुपए हर साल पेमेंट जो है शाह आलम सेकंड जो है वो करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ये सारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं ये इलाहाबाद की ट्रीटी में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा साइन करवाए जाते हैं सुजाउद्दौला से और शाह आलम सेकंड से। देखिए कुछ एग्जाम्पल है दोस्तों, ये इस तरीके से आप जो है माइंड मैप बना सकते हैं, और इससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका PDF हम ग्रुप में डाल देंगे, यहाँ से एक बार आप आइडिया ले सकते हैं।